हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर। और फोर्थ पेपर की इकाई जो यानी कि चैप्टर तीसरा है, निर्देशन एवं परामर्श कार्मिक। तो दोस्तों, हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने एग्ज़ाम प्लानर और इजी नोट्स के जो जितने भी करेक्शंस थे, जो भी एरर्स थे, उनकी बात की है। तो वो सेकंड पेपर का है। सेकंड पेपर के जितने भी करेक्शंस वाले क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं। वो बहुत अच्छे से डिटेल में उसको बताया है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, ताकि आपका जो सेकंड पेपर है, जो सबसे पहले होने वाला है, वो आपका क्लियर हो जाए, एक भी डाउट आपका उसमें से ना बचे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हो और बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 निर्देशन एवं परामर्श कार्मिक, चैप्टर फोर्थ पेपर का है। तो दिया है परिचय, आप इसकी थ्योरी जो है पढ़ लेना। परिचय हम थोड़ा पढ़ देते हैं। परिचय दिया है कि निर्देशन और परामर्श या निर्देशन परामर्श उन सेवाओं और कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और कैरियर के विकास को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम को किसी संगठन या संस्था के मिशन के साथ संरेखित करना चाहिए। एक स्कूल सेटिंग में या स्कूल मीटिंग में निर्देशन और परामर्श छात्रों, माता पिता, अभिभावकों, पेशेवर सहयोगियों और समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब निर्देशन या परामर्श का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो आप जो है इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को स्लो करके, स्पीड डाउन करके, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। और निर्देशन और परामर्श में कार्मिक, निर्देशन और परामर्श में कार्मिकों की भूमिका, ये सभी आप पढ़ लेना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से हो जाएं। आलोचना और निष्कर्ष भी दिया है। तो हम सीधे पहुंचते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। तो दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखना, और इसके जो भी गलत क्वेश्चन होंगे तो हम एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लाएंगे चैप्टर फोर्थ के लिए, एग्जाम प्लानर और जी नोट दोनों का। तो उसमें हम पूरे करेक्शन की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परीक्षा में सफलता की उपलब्धि, स्कूल सुविधाओं का उचित उपयोग, पाठ्यक्रम से बाहर ले जाना, छात्र कल्याण की उन्नति। तो क्या होना चाहिए? तो छात्र कल्याण की उन्नति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पर्यवेक्षण मुख्य रूप से होना चाहिए कैसा? निर्माणात्मक और रचनात्मक, निवारक और सुधारात्मक, निवारक और आलोचनात्मक, निर्माणात्मक और आलोचनात्मक। तो पर्यवेक्षण कैसा होना चाहिए? निर्माणात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य सहायता करना है किसकी? विद्यार्थियों से आचरण में शिक्षक की, बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, या तरीकों में सुधार करने में शिक्षक की, छात्र को समझने में शिक्षक की। तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, किसकी सहायता करना है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे से क्या करते हैं पर्यवेक्षण से, तो बच्चे अधिक ढंग से, अधिक प्रभावी ढंग से क्या करते हैं? सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं। किसके लिए? किसके लिए, किसके प्रति? प्रधानाध्यापक के प्रति, माता पिता के प्रति, छात्र के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो प्रधानाध्यापक के प्रति जिम्मेदार है। यहाँ के लिए नहीं होगा, यहाँ पर प्रति होगा कि किसके प्रति? तो प्रधानाध्यापक के प्रति जिम्मेदार हैं। अगला है कि स्कूल प्रशासन में सबसे अधिक आलोचना यह है कि वो क्या है कि उन्हें प्रशंसा पसंद है, वे आलसी हैं, वे शिक्षक को नहीं जानते, वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल हैं। तो स्कूल प्रशासन में सबसे अधिक आलोचना यह है कि वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि दैनिक प्रार्थना करें, दैनिक बैठकें आयोजित करें, बजट तैयार करें, अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालन में लाएं। तो स्कूल के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसको संचालन में लाएं, उसे लागू करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यवेक्षक वह होता है जो क्या करता है? निर्देश देता है, मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है, कक्षाओं का निरीक्षण करता है, या शिक्षण पद्धति की आलोचना करता है। तो पर्यवेक्षण क्या होता है कि वह मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया है क्या? शिक्षक और पर्यवेक्षकों के बीच अच्छे संबंध को, शिक्षकों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, या शिक्षकों को उनके शिक्षण में सहायता करना, शिक्षक के पाठों की आलोचना करना।
तो प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया है कि क्या दर्शाया गया है कि शिक्षकों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि स्कूल की नीति निम्न द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। नागरिक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, नागरिक और शिक्षक के द्वारा, पेशेवर शिक्षक के द्वारा। तो स्कूल की नीति किसके द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए? तो नागरिक और शिक्षक के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी है क्या? स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखें, अनुशासन की समस्याओं को संभालना, निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना, निर्देशन कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रशासित करना। तो प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी क्या है कि निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संकेत है क्या? भागीदारी, सहयोग, समान अधिकार या उपरोक्त सभी। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संकेत क्या है? लोकतंत्र में क्या होता है? भागीदारी होती, समान भागीदारी, समान सहयोग और समान अधिकार होते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के पर्यवेक्षण का अधिकार है किसके पास? न्याय पंचायत केंद्र समन्वयक के पास, ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक के पास, या जिला पंचायत जिला समन्वयक, या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। तो किसके पास है अधिकार? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक के पास इसका अधिकार है। ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के पर्यवेक्षण का अधिकार ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक के पास है। अगला है प्रशासन का अर्थ है क्या है? प्रशासन का अर्थ चलाने के लिए, रक्षा करने के लिए, स्थापित करने के लिए या देखभाल करने के लिए। तो प्रशासन का अर्थ क्या है? देखभाल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है क्या? अनुदेशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों है। शैक्षिक प्रशासन का और प्रबंधन का क्या कार्य है कि दोनों, यानी कि अनुदेशात्मक कार्य और गैर अनुदेशात्मक कार्य। अगला है कि अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान है। अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान है कौन? गैर निर्देशात्मक कार्य, निर्देशात्मक कार्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गैर अच्छे शैक्षिक वातावरण का कार्य क्या है? प्रावधान। तो ए और यानी कि ए है गैर निर्देशात्मक कार्य, अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान है। प्रशासन के मुख्य प्रकार हैं कौन से? ए कितने हैं? यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो प्रशासन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के होते हैं। आप जो है दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दीजिए। अगला है कि प्रशासन का प्रकार नहीं है। प्रशासन का प्रकार नहीं है कौन सा? सत्तावादी प्रशासन, लाइसेंस फेयर प्रशासन, निर्देशात्मक प्रशासन या लोकतांत्रिक प्रशासन। तो प्रशासन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो निर्देशात्मक प्रशासन जो प्रशासन का प्रकार नहीं है। आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं है कौन सी? साझा करना, अशिष्टता, सख्त अनुशासन और अधीनस्थों का दमन। तो आधिकारिक प्रशासन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो साझा करना, यानी कि वो बांटते नहीं हैं या सुझाव नहीं देते हैं, न लेते हैं। तो साझा करना इसकी विशेषता नहीं। बाकी सख्त अनुशासन, अशिष्टता, अधीनस्थों का दमन, ये आधिकारिक प्रशासन की विशेषताएं हैं। आधिकारिक प्रशासन पर आधारित है किस पर? तो पारस्परिक साझाकरण पर, गैर हस्तक्षेप पर, हस्तक्षेप पर या तानाशाही पर। तो आधिकारिक प्रशासन किस पर आधारित है? तो वो तानाशाही पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी तानाशाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकतांत्रिक प्रशासन आधारित है किस पर? आपसी साझेदारी पर, तानाशाही पर, गैर हस्तक्षेप पर या कोई नहीं। तो किस पर आधारित है? तो आपसी साझेदारी पर लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है? आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइसेंस फेयर प्रशासन आधारित है। लाइसेंस फेयर प्रशासन आधारित किस पर? पारस्परिक साझाकरण पर, गैर हस्तक्षेप पर, तानाशाही पर, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसेंस फेयर प्रशासन आधारित किस पे? गैर हस्तक्षेप, यानी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो ये इस पर आधारित है। बॉस सही है की विशेषता है। बॉस सही है इसकी विशेषता है निर्देशात्मक प्रशासन की, लाइसेंस फेयर प्रशासन की, सत्तावादी प्रशासन की या लोकतांत्रिक प्रशासन की। यानी कि जो अधिकारी है, बॉस है, वो हमेशा सही है, मालिक हमेशा सही है। किस प्रकार की विशेषता है किस प्रशासन की? तो सत्तावादी प्रशासन की है। यहाँ पर सत्ता ही प्रमुख होती है। मत का सम्मान किसकी विशेषता है? लाइसेंस फेयर प्रशासन की, निर्देशात्मक प्रशासन की, सत्तावादी प्रशासन की या लोकतांत्रिक प्रशासन की। तो मत का सम्मान किसकी विशेषता है? तो लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो किसमें? लाइसेंस फेयर प्रशासन पे या निर्देशात्मक प्रशासन पे या सत्तावादी प्रशासन पे या लोकतांत्रिक प्रशासन पे। तो किस पे नहीं दिया जाता है? तो लाइसेंस
फेयर प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैर हस्तक्षेप प्रशासन होता है। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेहतर प्रयास और सेवाएं, बेहतर ज्ञान और सेवा, बेहतर ज्ञान और शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेहतर ज्ञान और शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पर्यवेक्षण शिक्षक को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करने के लिए है। यह कथन है किसका? होय और फोर्सिथ का, ग्लैडथॉर्न का, ग्लिकमैन का या हैरिस का? तो किसका है? तो ये होय और फोर्सिथ का कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंसिपल के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन है क्या है? प्रशासन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण या उपरोक्त सभी? तो क्या है? तो वो है निरीक्षण है। यानी एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन क्या है? उसका निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेयोल के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं कितने? 1, 3, 5 और 7। तो फेयोल के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व हैं। कितने? तो 5 तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुलिक और उर्विक के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं 1, 3, 5 और 7। तो कितने हैं? तो 7 हैं आपके गुलिक के अनुसार। अगला है पोस्ट डिकॉर्म में सीओ का अर्थ क्या है? समन्वय, सहयोग, सह संबंध या संग्रह? तो क्या है? कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय है सीओ का मतलब। अगला है व्यवस्था करना किसका भाग है? योजना का, आयोजन का, नियंत्रण का या समन्वय का? तो व्यवस्था करना आयोजन का एक भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं योजनाओं और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका भाग है? योजना का, आयोजन का, समन्वय का या नियंत्रण का? तो योजना और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका भाग है? तो वो है नियंत्रण का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है कार्यक्रम के सभी तत्वों में समर्थता लाना है क्या? योजना, आयोजन, समन्वय या कमांडिंग? तो कार्यक्रम के सभी तत्वों में समर्थता लाना है क्या है? समन्वय है। ऑप्शन नंबर सी समन्वय होगा। अगला है कि स्कूल के बजट में शामिल हैं कौन से? गैर विकास व्यय या विकास व्यय या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों शामिल हैं। गैर विकास व्यय और विकास व्यय दोनों स्कूल के बजट में शामिल होते हैं। अगला है कि बीएम का अर्थ है, बीएम का अर्थ है क्या? बजट मनी, बजट मैनुअल, बजट सामग्री या बजट निगरानी? तो बीएम का अर्थ क्या है? बजट मैनुअल बीएम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गैर विकास बजट में शामिल है क्या? भवन का रख रखाव, चालू व्यय, वेतन, उपरोक्त सभी? तो गैर विकास बजट में क्या है? भवन का रख रखाव शामिल है, चालू व्यय और वेतन तीनों सही हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि नई पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं आदि का निर्माण किया जाता है किससे? गैर विकास बजट से, विकास बजट से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो नई पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि का निर्माण किससे किया जाता है? तो विकास बजट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेतृत्व क्षमता है क्या? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो नेतृत्व क्षमता क्या है? उपरोक्त सभी। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रभावित करने के लिए और प्रेरित करने के लिए। अगला है कि कर्मचारी विकास का अर्थ है क्या? कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारियों की भर्ती या स्टाफ बढ़ाना या स्टाफ कम करना? तो कर्मचारी विकास का अर्थ क्या है? कर्मचारियों का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विभिन्न विकल्पों में से एक कार्यविधि का चयन करना है क्या है? एक कार्यविधि का चयन करना क्या होगा? निर्णय लेना, समन्वय, आयोजन या योजना? तो किसी एक कार्यविधि का चयन करना क्या होता है? निर्णय लेना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? टेरी और फ्रैंकलिन को, हेनरी फेयोल को, फ्रेडरिक टायलर को, एल्टन म्यो को? तो किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक टायलर को वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परिचालन प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? परिचालन प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? टेरी और फ्रैंकलिन, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टायलर, एल्टन म्यो? कौन है? तो हेनरी फेयोल हैं। परिचालन प्रबंधन सिद्धांत के जनक हेनरी फेयोल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सभी सरकारी अनुदान और व्यय में बनाए रखा जाता है क्या? स्टॉक रजिस्टर, कैश रजिस्टर, अधिग्रहण रोल, आकस्मिक रजिस्टर? तो ऑप्शन नंबर बी कैश रजिस्टर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि 45 नंबर है, जीपीएफ अग्रिम के मामले में वापसी के लिए किस्तों की संख्या है कितनी? 12, 24, 36 या 44। तो कितनी है? तो 24 है। कितनी है? 24। ऑप्शन नंबर बी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्पों का विकास करना एक चरण है, कौन सा? योजना का, संगठन का, दिशा का या नियंत्रण का? तो विकल्पों का विकास करना एक चरण क्या है? योजना का एक चरण है। ऑप्शन नंबर ए योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निश्चित अवधि में धन कैसे प्राप्त और खर्च किया जाएगा? इसका लेखा जोखा कहाँ होता है? रसीद में, बजट में, आवंटन में या व्यय में? तो उसका लेखा जोखा बजट में होता है। आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो बजट में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विविधता, मौलिकता और स्वतंत्र प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले पर्यवेक्षण के प्रकार हैं कौन? रचनात्मक, सुधारात्मक, निवारक या निर्माण? तो ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक। कौन से प्रोत्साहित करने वाले पर्यवेक्षण के प्रकार हैं? तो रचनात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है नौकरशाही सिद्धांत की वकालत किसने की? हेनरी फ्योल ने, कैंपबेल ने, मैक्स वेबर ने या हर्जबर्ग ने? तो किसने की? तो मैक्स वेबर ने की। तो नौकरशाही सिद्धांत की वकालत मैक्स वेबर ने की है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन के अनुरूप होना चाहिए क्या? प्रक्रियाएं, नौकरी विवरण, संगठनात्मक नीतियां, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नई भर्ती के मामले में परिवीक्षा अवधि होती है कितनी? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? ये 3 साल होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो 3 साल होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक संगठन में प्रत्यायोजित शक्ति है, एक संगठन में प्रत्यायोजित शक्ति है क्या? नियंत्रण, कमांड, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण? तो एक संगठन में प्रत्यायोजित शक्ति कौन है? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर है कि प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत के जनक हैं कौन? हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, गुलिक और टॉयलर? तो प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो हेनरी फ्योल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है EFA कार्यक्रम में शामिल है क्या? स्कूलों के प्रशासन में सुधार, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, निरक्षरता को दूर करना, गरीबी को दूर करना? तो EFA कार्यक्रम में क्या शामिल है? सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वयस्क साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, कौन सा? सीखने के लिए समय का लचीलापन, साक्षरता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, काम से संबंधित साक्षरता किट प्रदान करना? तो कौन सा वयस्क साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या कर सकता है? पाठ में रुचि विकसित कर सकता है, विषय का ज्ञान प्रदान करे, तनाव कम करे और सीखने को रचनात्मक बनाए, उच्च उपलब्धि स्तर निर्धारित करे। तो क्या कर सकता है? तो तनाव कम करे और सीखने को रचनात्मक बनाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक उत्तर सी हो जाएगा। अगला है कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों को निर्देशित करने की प्रक्रिया है क्या? प्रबंध, नेतृत्व, संचार या कोई नहीं? तो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों को निर्देशित करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तो प्रबंध हो जाएगी, यानी प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आपकी कक्षा का एक छात्र चोरी करने का दोषी है, आप क्या करेंगे? व्यवहार का कारण खोजें और चोरी के प्रभाव की व्याख्या करें, बच्चे को दंड देना और चुकाना, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या बच्चे को पुलिस को भेजें? तो क्या करना है? तो व्यवहार का कारण खोजें और चोरी के प्रभावों की व्याख्या करें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कौन? उच्च और निम्न प्राप्तकर्ताओं की तुलना करना, अनुशासन आधारित सामग्री सीखना, स्वपुस्तक सीखना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा ग्रहण करना? तो कौन सा औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो अनुशासन आधारित सामग्री सीखना, ये औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है कि समूह में व्यक्ति को निर्देशन और समन्वय का कार्य दिया गया है, किसका? गाइड का, नेता, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक? कौन होगा इसमें? तो पर्यवेक्षक होगा। समूह में व्यक्ति को निर्देशन और समन्वय का कार्य दिया गया है तो वो पर्यवेक्षक होगा। अगला है 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच किए गए विकल्प को कहा जाता है क्या? निर्णय, रिपोर्टिंग, धारणा या कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? तो निर्णय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 62 नंबर है कि रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है किसके द्वारा? EDO, DDO, DEO, उप DEO?
तो किसके द्वारा किया जाता है? तो डीडीओ द्वारा किया जाता है। रोकड़ बही का रखरखाव किसके द्वारा? डीडीओ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्तावादी मॉडल किसके लिए अधिक उपयुक्त है? सत्तावादी मॉडल किसके लिए अधिक उपयुक्त है? आत्मविश्वास के लिए, अनुशासन के लिए, उपलब्धि के लिए या सुधार के लिए? तो सत्तावादी मॉडल किसके लिए? तो अनुशासन के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के वेतन और भत्ते सामूहिक रूप से लिखे जाते हैं किसमें? कैश रजिस्टर में, एक्वाइंटेंस रोल में, आकस्मिक रजिस्टर में या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना है, क्या योजना बनाना, नेतृत्व करना, आयोजन करना है या नियंत्रण करना? तो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना क्या है? नेतृत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 है कि गतिविधियों का एक कार्यक्रम जिसे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है क्या है? पाठ्यक्रम, सीखना या निर्देश? तो क्या है वो? पाठ्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। आगे बढ़ते हैं कि नेतृत्व के गुणों वाला व्यक्ति है कौन सा? नेता, अधिकारी, प्रबंधक या प्रशासक? तो नेतृत्व के गुणों वाला व्यक्ति कौन होगा? नेता होगा। ऑप्शन नंबर ए नेता है, राइट आंसर है। निर्णय लेने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? मूल्यांकन, बजटिंग, प्रदर्शन या प्रलेखन? तो क्या कहलाती है? तो मूल्यांकन कहलाती है निर्णय लेने की प्रक्रिया। अच्छे योजनाकार की विशेषताएं हैं कौन सी? निर्माता, प्रेरक, आशावादी या उपरोक्त सभी? तो अच्छे योजनाकार की ये सभी विशेषताएं होती हैं, निर्माता, प्रेरक और आशावादी। अगला प्रश्न है कि ई और डी नियमों का अर्थ क्या है? ई और डी नियमों का अर्थ क्या है? दक्षता और कर्तव्य नियम, दक्षता और अनुशासन नियम, दक्षता और विभाग नियम, इनमें से कोई नहीं? तो दक्षता और अनुशासन नियम, ये क्या है? ई और डी नियमों का अर्थ है। एडीपी का संक्षिप्त रूप है क्या है? वार्षिक कर्तव्य कार्यक्रम, प्रदर्शन का वार्षिक विभाजन, वार्षिक बहस कार्यक्रम, वार्षिक विकास कार्यक्रम, यानी कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीपी का संक्षिप्त रूप है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्ता एक या कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है, क्या कहलाएगी? नियंत्रण, कमांड, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण? तो या सत्ता एक या कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित क्या कहलाएगा? वो केंद्रीकरण कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर है कि प्रशासन के लिए केंद्रीय क्या है? संगठन, समन्वय, संचार या निर्णय लेना? तो क्या है? तो निर्णय लेना प्रशासन के लिए केंद्रीय है। अगला दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है 74 है कि पोस्टडिर में आर का अर्थ क्या है? उत्तर, रिपोर्टिंग, प्रतिनिधित्व या प्रतिक्रिया करना? तो क्या होगा? रिपोर्टिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 है कि SNE का संक्षिप्त रूप है क्या? नई प्रविष्टि की प्रणाली, नई प्रविष्टि की अनुसूची, नए अनुभव की अनुसूची, नए व्यय की अनुसूची? तो SNE का संक्षिप्त रूप क्या है? तो नई प्रविष्टि की अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधान शिक्षक, सुंदर इमारत, सीखना बाहर आता है, शिक्षक छात्र संबंध? तो किसके माध्यम से? तो सीखना बाहर आता है, यानी कि बच्चा क्या सीखकर बाहर आया है समाज में, इसके माध्यम से स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक्विटेंस रोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्टॉक के लिए, सरकारी अनुदान के लिए, व्यय के लिए, वेतन संवितरण के लिए? तो एक्विटेंस रोल का प्रयोग वेतन संवितरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्पादकता में संगठनात्मक संसाधन किस हद तक योगदान करते हैं? आउटपुट, उत्पादन, दक्षता या प्रभावशीलता? तो उत्पादकता में संगठनात्मक साधन किस हद तक योगदान करते हैं? तो दक्षता के हद तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दक्षता सही हो जाएगा। अगला है कि सभी लेन देन किस रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए? नकद, फंड, शुल्क, निकासी के साथ? तो किस रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए? तो नगद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक के विकास में समन्वय, उत्तेजना और निर्देशन का उद्देश्य है क्या? निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबंधन या प्रशासन? तो क्या है? निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह देखते हैं 81 है कि निरीक्षण की अवधारणा को सबसे पहले पेश किया गया था इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, चीन में या भारत में? तो किसमें किया गया था? तो सबसे पहले निरीक्षण की अवधारणा को इंग्लैंड में पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट बनाना किसका अनुमान है? आय और व्यय का, आय और निवेश का या उपरोक्त सभी का। तो बजट में क्या होता है? आय और व्यय का विवरण होता है, यानी क्या खर्च करना है और क्या कमाना है, कैसे। आय और व्यय का विवरण होता है, तो किसका अनुमान है? तो ऑप्शन नंबर ए, आय और व्यय का। अगला प्रश्न है कि कर्मचारियों के प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति है प्रधान शिक्षक, शिक्षक, छात्र या क्लर्क। तो कर्मचारियों के प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति कौन है? प्रधान शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर प्रधान शिक्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो वो है टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका टेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित हैं टेस्ट तक, मूल्यांकन तक, आकलन तक या मापन तक। तो छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण मापन तक सीमित हैं। ऑप्शन नंबर डी मापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर दिया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य बनाना है क्या? राय, पसंद, निर्णय या भविष्यवाणी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या बनाना है? निर्णय बनाना है। ऑप्शन नंबर सी निर्णय राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक के बारे में निर्णय करना है आयु, मात्रा, गुणवत्ता या समयावधि। तो इसका क्या हो जाएगा? तो गुणवत्ता, यानी कि शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में निर्णय करना है। अगला है कि सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन है रचनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। तो सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन कौन है? तो रचनात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है कौन सी? टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया कौन सी है? तो टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया है टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो वो ऑप्शन नंबर डी मापन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर की प्रश्नों का योग है, प्रश्नों का योग है क्या? टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो प्रश्नों का योग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माप में पहला कदम है क्या? मापने का निर्णय, परीक्षण का विकास, परीक्षण का प्रशासन, कोई नहीं। तो माप में पहला कदम क्या है? तो क्या मापने का निर्णय। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र की प्रगति की निगरानी करना, क्या मापना है इसका निर्णय? परीक्षण का विकास, परीक्षण का प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा छात्र की प्रगति की निगरानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है क्या? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या प्लेसमेंट आकलन। तो निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है? वो योगात्मक आकलन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 95 नंबर है कि कौन सा विषय अतीत के वर्तमान के योगदान की व्याख्या और सराहना करता है? अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र। तो कौन सा विषय? तो ऑप्शन नंबर सी इतिहास करता है क्या? अतीत के वर्तमान के योगदान की व्याख्या और सराहना करता है। वैदिक काल में शिक्षा थी कैसी थी? रियासतों और ब्राह्मणों तक सीमित, गुरुकुलों में एक ऋषि द्वारा दी गई, असमानता को दूर करने के लिए ज़्यादातर संस्कृत में। तो गुरुकुलों में एक ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा थी। कैसी थी वैदिक काल में? गुरुकुलों में एक ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा थी। वैसे ये इसमें कहाँ गया? तो फर्स्ट पेपर का है क्वेश्चन, इसमें दे दिया, पता नहीं कैसे। अगला है कि सीखने में स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट आकलन या योगात्मक आकलन। तो ऑप्शन नंबर ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर प्रश्न है कि अर्थ में व्यापक है क्या? उद्देश्य, उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, निर्देशात्मक उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य क्या है? अर्थ में व्यापक है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है कौन? सामान्य प्रदर्शन परीक्षण, विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण, मानदंड प्रदर्शन परीक्षण और अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। तो व्यक्ति की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन थी? तो अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण था। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना किसके बीच होती है? किसके बीच होती है? क्षेत्र के बीच, समूह के बीच, ब्याज के बीच या व्यक्ति के बीच? किसके बीच? तो ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति के बीच होती है। अगला किस प्रकार के प्रश्न में अंक अधिक विश्वसनीय होते हैं? निबंध में, समापन में, बहुविकल्पी प्रश्न में या
संक्षिप्त उत्तर में तो किस प्रकार के प्रश्न में अंक अधिक विश्वसनीय होते हैं, तो बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में प्रश्न के अंक क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। अगला है इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है। सर्वांगीण मानसिक विकास के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, अन्य शिक्षाएं उन पर निर्भर करती हैं, शारीरिक भलाई के लिए। तो इंद्रियों के विकास के होने का क्या महत्व है कि इसमें क्या होता है कि शारीरिक भलाई के लिए। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक भलाई के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का निबंध प्रकार पर लाभ होता है क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या कर चिन्हित करना आसान है, हल करना आसान है, तैयार करना आसान है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए चिन्हित करना आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104 है, एक शिक्षक को आदर्शवादी और उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए। छात्रों के पास मूल्य नहीं है इसलिए, छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं इसलिए, शिक्षक एक पितृ आकृति है इसलिए, शिक्षक एक वयस्क है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए, यानी कि छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला है कि कुछ पैटर्न के निर्माण से जुड़े परीक्षण को क्या कहा जाता है। शैक्षिक परीक्षण, खुफिया परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ पैटर्न के निर्माण से जुड़े परीक्षण को प्रदर्शन परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयुक्त है रचनात्मक लेखन, रटकर सीखना, एक क्रिया की यांत्रिक पुनरावृत्ति भूमिका निभाना। तो ऑप्शन नंबर बी रटकर सीखना धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयुक्त विधि है। अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ व्यवहार बनाने के लिए आप किस उपयुक्त क्रिया का उपयोग करेंगे। जानने के लिए, निर्माण करने के लिए, सराहना करने के लिए, समझने के लिए। तो किस क्रिया का उपयोग करेंगे, तो निर्माण करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के निर्देश के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों को क्या कहा जाता है। प्राप्ति, निर्देशात्मक, प्रदर्शन, या कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, निर्देशात्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक के द्वारा देखे गए छात्र के सक्रिय व्यवहार का चल विवरण है क्या। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, आत्मकथा, क्रियात्मक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षक के साथ बहुत लोकप्रिय परीक्षण है कौन सा। मिलान, सही गलत परीक्षण, एकाधिक विकल्प, पूर्णता परीक्षण। तो कक्षा शिक्षक के साथ बहुत लोकप्रिय परीक्षण क्या है, एकाधिक विकल्प। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योगात्मक मूल्यांकन के अक्सर उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं कौन से। टेस्ट, दैनिक असाइनमेंट, शिक्षक अवलोकन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए टेस्ट क्या है, उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला योगात्मक मूल्यांकन है सतत, नैदानिक, प्रमाणित अंक निर्णय, या कोई नहीं। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या है, तो एक क्या है, प्रमाणित निर्णय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच का अंतर है क्या। रेंज, मोड, माध्य, कोई नहीं। तो अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच का अंतर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए रेंज होता है। वैसे ये क्वेश्चन तो सेकंड पेपर का है। अब ध्यान देना, एक वर्ग अंतराल में पड़े अंकों की संख्या क्या है। आवृत्तियाँ, चतुर्थांक, मध्य बिंदु, या वर्ग। तो क्या होगा, एक वर्ग अंतराल में पड़े अंकों की संख्या क्या होती है, वह आवृत्तियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया है फोर्थ पेपर का। तो इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई 4 निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का संगठन, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए अभी तक यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।